हेलो एंड वेलकम। पढ़ेंगे आज इम्यून सिस्टम भाग दो। भाग एक में हमने देखा था नेचुरल इम्यूनिटी और भाग दो में हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भाग लेने वाली कोशिकाएं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, लास्ट वीडियो में हमने देखे थे नेचुरल और एक्वायर्ड। एक्वायर्ड में हमने पढ़ा था कि ये जीवन काल के दौरान अर्जित की जाती है, यानी कि जन्मजात नहीं होती है, जन्म से ये उपस्थित नहीं होती है और ये एक सप्लीमेंट्री डिफेंस सिस्टम के रूप में काम करती है। यानी कि जब नेचुरल इम्यूनिटी थोड़ी सी या पूरी तरह से फेल हो जाता है वो सिस्टम, तभी ये काम करती है। और ये स्पेशल रिकग्नाइजेशन मेथड से काम करती है, यानी रोगाणुओं को पहचान के उनको नष्ट करने का काम ये करती है। अब देखते हैं कि इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स किस प्रकार का होता है। इसमें रिस्पॉन्स जो होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला रिस्पॉन्स है प्राइमरी रिस्पॉन्स। प्राइमरी रिस्पॉन्स जब रोगाणु शरीर में पहली बार प्रवेश करता है। जब पहली बार रोगाणु प्रवेश करता है तो शरीर को उसे पहचानने में, उसके विरुद्ध एंटीबॉडी बनाने में टाइम लगता है, इसलिए ये रिस्पॉन्स धीमा होता है। दूसरा है सेकेंडरी। सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है वो प्राइमरी की तुलना में थोड़ा तेज होता है, क्योंकि जो एंटीबॉडीज है उनमें मेमोरी पावर होती है, रोगाणुओं को पहचानने की शक्ति होती है, इसलिए जब दूसरी बार वो आता है तो उसे पहचान कर जल्दी से नष्ट कर लिया जाता है। तो ये है दो रिस्पॉन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। उसके बाद है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में, यानी कि इम्यून सिस्टम में कितनी प्रकार की सेल्स भाग लेती है। तो सेल्स मेनली होते हैं लिम्फोसाइट यानी लसीकाणु। लिम्फोसाइट ब्लड में पाई जाती है और एक डब्ल्यूबीसी का ही पार्ट है, उसी का ही एक प्रकार है। डब्ल्यूबीसी का 1/5वां भाग ये बनाती है। इनका जो निर्माण होता है भ्रूणीय अवस्था में बोन मेरो में स्टेम सेल्स पाई जाती है, जिनका नाम है मीजोडर्मल हेमोपोएटिक स्टेम सेल। उन स्टेम सेल से इनका निर्माण होता है। बोन मेरो में बनने के बाद कोशिकाएं डिफ्रेंशिएशन और ट्रेनिंग के लिए दो जगह पे जा सकती है और उन्हीं के अनुसार ही उनका नाम बनता है। देखते हैं कैसे। दो प्रकार की हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो है ये 5 से 15% तक होती है और जो टी लिम्फोसाइट है ये 65 से 75% तक होती है। अब इन्हें बी और टी लिम्फोसाइट क्यों कहा जाता है, या बी सेल और टी सेल क्यों कहा जाता है, वह इनकी ट्रेनिंग और डिफ्रेंशिएशन। जब ये बोन मेरो में बन जाती है उसके बाद ये या तो बर्सा फेब्रेसियस, ये सिर्फ पक्षियों में होता है, सिर्फ पक्षियों के लिए, वह बोन मेरो में जाती है जहां इनका प्रशिक्षण और विभेदीकरण होता है, इसीलिए इन्हें बी लिम्फोसाइट कहा जाता है। बोन मेरो में है इसीलिए बी लिम्फोसाइट। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी यानी तरल माध्यित प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार है, यानी कि ये सिर्फ रक्त में पाई जाती है, रक्त में ही इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार होती है, इसीलिए इन्हें ह्यूमरल इम्यूनिटी कहा जाता है। ये अपने रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है और रोगाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है। दूसरी है टी लिम्फोसाइट। इन्हें टी लिम्फोसाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रशिक्षण और विभेदीकरण के लिए थाइमस ग्रंथि के अंदर जाती है। थाइमस ग्रंथि जो है नवजात बच्चों में होती है, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है ये थाइमस ग्रंथि खत्म हो जाती है या बिल्कुल शेष छोटा सा भाग ही रह जाता है, कार्य नहीं करती है। इन्हें टी लिम्फोसाइट कहा जाता है। ये कोशिकाओं में होती है इसलिए इन्हें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज का निर्माण तो नहीं करती है, लेकिन एंटीबॉडीज निर्माण के अंदर सहायता करती है। तो इस प्रकार से ये दो लिम्फोसाइट है, मेनली बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बनती एक ही जगह है, बोन मेरो में, हिमोपोएटिक स्टेम सेल्स में। अब है टी सेल्स के प्रकार। टी लिम्फोसाइट के प्रकार हैं, 4 प्रकार की कोशिका होती है। पहली है टी हेल्पर कोशिकाएं। ये इंटरल्यूकिन नामक रसायन का स्त्रावण करती है, जिससे टी किलर सेल और टी सेंसिटाइज जो सेल है वो क्रियाशील हो जाती है। साथ ही ये फेगोसाइटिक सेल को फेगोसाइटोसिस यानी कोशिका भक्षण के लिए स्टिमुलेट करती है। एड्स रोग के अंदर क्या होता है, जो विषाणु है एड्स का, एचआईवी, वो टी हेल्पर सेल्स को ही खत्म कर देता है, जिससे पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो काम करना बंद कर देता है। दूसरी टी सेल्स है वो है टी किलर सेल्स। इन्हें टीसी सेल्स और टी साइटोटॉक्सिन सेल्स भी कहा जाता है। साइटोटॉक्सिन इसलिए क्योंकि ये साइटोटॉक्सिन का स्त्रावण करती है और रोगाणुओं को यानी पैथोजन को सीधे ही नष्ट कर देती है। टी किलर सेल्स या टी साइटोटॉक्सिन सेल। तीसरी जो कोशिकाएं है उसका नाम है टी सुप्रेसर सेल। ये टी व बी सेल्स की क्रियाशीलता को कम करके अपने स्वयं के ऊतकों की रक्षा करती है। इन्हें इम्यून टॉलरेंस भी कहा जाता है।
कई बार क्या हो जाता है, टी और बी सेल्स ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए अपने स्वयं की ऊतकों को ही मारना शुरू कर देती है। इसीलिए उनकी क्रियाशीलता को कम करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कार्य करती है टी सुप्रेसर सेल्स। उसके बाद जो चौथी टी सेल्स है उसका नाम है टी सेंसिटाइज सेल। ये सेल्स मैक्रोफेज सेल्स द्वारा अपचित कोशिकाओं को नष्ट कर देती है। जब फेगोसाइटोसिस की क्रिया हो जाती है तब उन सेल्स को खत्म करने का कार्य जो है वो टी सेंसिटाइज सेल्स के द्वारा किया जाता है। तो ये है टी सेल्स, मेनली 4 प्रकार की हैं। उसके बाद हम देखेंगे एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या है। 2 प्रकार की इम्यूनिटी है ये। एक्टिव इम्यूनिटी हम तब कहेंगे जब कोई पैथोजन शरीर में प्रवेश करेगा तो उसकी रिस्पॉन्स में शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करेगा और रोगाणुओं को नष्ट करेगा। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया होती है क्योंकि एंटीबॉडी के निर्माण में समय लगता है। जब तक वो रोगाणु आएगा उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी, एंटीजन को मारा जाएगा, तो इसमें काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए ये एक धीमा प्रोसेस होता है। पैसिव इम्यूनिटी जब शरीर स्वयं की एंटीबॉडी ना बनाए और बाहर से एंटीबॉडी जिसमें प्रविष्ट करवाई जाए, यानी रेडीमेड एंटीबॉडी शरीर में डाली जाए, जैसे कि डिप्थीरिया और टेटनस की वैक्सीन। जब हम वैक्सीनेशन कराते हैं तब उसके अंदर या तो एंटीबॉडीज होती है या तो फिर जो पैथोजन होता है वो लेस एक्टिव या डेड एंटीजन होते हैं, उन्हें प्रविष्ट करवाया जाता है जिनके विरुद्ध शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण करवाता है। ये है पैसिव इम्यूनिटी। अब एक यहाँ खत्म होता है हमारा पार्ट 2। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।